जो जिंदा भूत होते हैं मुझे घेरते हैं। हाँ, और जिंदा भूतों का पिंडदान करना है, तर्पण करना है। अपनी बारी याद रखिए, आप लोगों से मैं बोलती हूँ, और गोपाल भार्गव से अच्छा पंडित नहीं मिलेगा तर्पण करवाने के लिए। ये भी मैं आपको बोल करते जाएंगे। जब गोपाल भार्गव जी ने मुझे फोन किया कि रानी अवंतीबाई जी की प्रतिमा के अनावरण के लिए आना है, मैंने उनको कहा मैं छुपाऊंगी नहीं कि मैं तो अब भगवान परशुराम की प्रतिमा के अनावरण के लिए आऊंगी। तो मुझे कहने लगे कि भैया हमारी एक बात मान जाओ और अवंतीबाई जी की प्रतिमा के अनावरण के लिए आ जाओ। मैं कहा ठीक है भैया, मैं आ जाऊँ। अवंतीबाई जी का बलिदान 1857 में नहीं हुआ, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने 1857 की लड़ाई का नेतृत्व किया और वो लड़ाई जीत गई। उन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया 1857 में, ये ध्यान रखना। उनका बलिदान 1858 में हुआ और वो भी धोखेबाजी से हुआ। हमारे भारत के कुछ लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके आजादी के इन महान नेताओं के साथ धोखाधड़ी की। उसमें रानी अवंतीबाई जी भी एक थी और लक्ष्मीबाई जी एक थी। रानी अवंतीबाई ने 1857 जीत गई और रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 जीत गई। इन दोनों के बलिदान 1858 को हुए हैं। आप याद रखिएगा। एक साल के बाद जब अंग्रेजों ने चाल चली और भारत के ही कुछ राजाओं को अपने साथ मिला लिया, उनकी सेना मिला ली, तब जाके दोनों महान वीरांगनाएं इनका बलिदान हुआ था। नहीं तो इनको जीतना मुश्किल था। इसलिए आज जब उनकी प्रतिमा को मैंने देखा, और मैं कभी भी उनकी प्रतिमा को देखती हूँ, और जब मैं उनके बलिदान स्थल पे पहुंच जाती हूँ, मानपुर जिला डिंडोरी, तो मेरे रोंगटे में खड़े हो जाते हैं कि आजादी कितनी महंगी है हमारे लिए। 1857 से चली हुई लड़ाई 1947 को सफलता पर पहुंची, लेकिन इसके पीछे कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों का बलिदान हुआ है और किस प्रकार से आजादी हमें मिली है, इसका हमें बहुत मूल्य समझना पड़ेगा। और अब हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी बहुत कीमती है। एक बार लोकतंत्र का आघात हो गया था जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। वो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात था, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना हमारे हाथ में था। इसलिए देश की जनता ने ऐसा वोट डाला कि अंत में 1977 में लोकतंत्र की फिर से बहाली हो गई भारत में। अन्यथा कसर नहीं छोड़ी थी उस समय पर इस देश की प्रधानमंत्री ने कि इस देश से लोकतंत्र का हरण हो जाए। तो याद रखिएगा, देश के लिए आज़ादी बहुत कीमती है, देश के लिए लोकतंत्र बहुत कीमती है। और G20 समिट के सम्मेलन में जो हमें भारत देश की शान देखने को मिली है, मैं कह सकती हूँ कि मोदी जी के लिए हमारे लिए बहुत कीमती है। ये सब हमारे लिए बहुत कीमती है, इनको सहेज के रखना है। कुछ चीजें भी हमारे लिए बहुत कीमती है, कुछ संबंध हमारे लिए बहुत कीमती है। अब मैं आज जैसे पंडित जी के बारे में आपको बता दूं, मैं गोपाल भार्गव जी को पंडित जी बोलती हूँ और वो मुझे बिन्ना बोलते हैं। छोटी बहन, लाडली छोटी बहन को बिन्ना बोलते हैं। तो बिन्ना बोले बिन्ना ही बोलते थे, क्योंकि उन पर भी बुंदेलखंड का असर था, बुंदेलखंडी संस्कृति का। पंडित जी की मेरी जिंदगी में बहुत अहम भूमिका है। मैं एक बार मेरे दिल में आया कि केदारनाथ जी जाना है हिमालय। एक केंद्रीय मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गई और देख के आ गई, लेकिन मुझे केदारनाथ जी भूले ही ना। कोई नहीं केदारनाथ से आ गए तो मैं कुछ बताओ बाबा कैसे हैं। जैसे बिटियां माँ बाप का हाल पूछती हैं, जैसे मान लो बाबा बीमार हो गए होंगे, मेरी पूछते माँ बाप का वो कैसे हैं। अब मेरी हालत क्या हुई, पट बंद हो गए थे, तो जब पट खुले तो व्याकुल हो गई कि मुझे तो केदारनाथ जाना है। और मेरी हालत क्या हो गई कि मुझे तो बाबा को साक्षात देखना है, बाबा सामने देखना चाहिए, बाबा से मिलना है, बाबा के सीने पे अपना सिर रखना है, बाबा से कहना है कि बाबा मेरे सिर पर हाथ फेरो, बाबा मैं आपकी बिटिया हूँ। और बस मेरी हालत ये हो गई, मैं केंद्रीय मंत्री थी, कैबिनेट मिनिस्टर थी, और मैंने इस्तीफा दे दिया अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को। क्या हो गया है मुझे कहने लगे, मैंने कहा नहीं, मुझे केदार बाबा के दर्शन करना है।
कहने लगे तुम तो अभी हो ही 38 साल की थी, 36 साल में मंत्री बन गई थी। वो कहने लगे कि ऐसा कुछ करता है जैसे तुम कर रही हो। मैंने कहा कोई ना करता हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को ऐसा करना है। तो कहने लगे सच्ची बोल रही है कि भावना के प्रभाव में बह रही हो। मैंने कहा सच्ची बोल रही हूँ। तो थोड़ी तो मेरा मुंह देखते हुए और फिर कहने लगे देखो सच्ची बताऊं तो दिल तो मेरा भी करता है कि सब छोड़ के हिमालय चले जाऊं, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे दी, ये भी भगवान की दी हुई है, इसको पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हारे जाने के रास्ते में अड़चन नहीं बनूंगा। और ऐसा कहते वो अंदर कमरे में गए, मुझे एक शाल ले आए और 1100 रुपये मेरे हाथ में दिया प्रधानमंत्री जी ने, कहा ठीक है मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूँ, केदारनाथ जी चली जाओ। और मैं केदारनाथ जी चली गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, जितना जितना अच्छा लगा उतना उतना लगे कि यहाँ से जाने नहीं है। और हालत खराब होने लगी कि हे भगवान, क्योंकि पट बंद होने के दिन आ रहे थे 1-2 महीने के बाद। मैं बहुत व्याकुल हो गई और बाबा देखने को नहीं मिले। बाबा को गालियाँ देने लगी, बाबा को गुस्सा होने लगी कि मैं यहाँ से यहाँ पे हूँ तो मुझे दिख नहीं रहे हो। लड़ाई होने लगी बाबा मतलब केदार बाबा से बहुत लड़ाई हुई मेरी। फिर अंत में एक दिन में बड़ी विचित्र घटना हुई, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। फिर मैं गोपाल भार्गव जी की भूमिका भी बताऊंगी उसमें। वो दोनों बातें अलग अलग हैं लेकिन दोनों घटी। एक घटी कि एक पुली आ रहा था ऊपर गौरीकुंड, तो गौरीकुंड से केदारनाथ 14 किलोमीटर था। अब जो हादसा हो गया उसके बाद वो 23 किलोमीटर हो गया। तो उसके पीछे लोहे का एक बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, वो रस्सी से बना था, मतलब पीछे लोहे का गेट था और उसको रस्सियों से बांधा गया था यहाँ और यहाँ। वो ऐसे ऐसे चल रहा था, चढ़ रहा था ऊपर। तो मैंने पूछा, मंदिर में खड़ी थी पीछे, आरती का समय था तो पीछे टहल रही थी। तो मैंने कहा कि अरे मेरे साथ वहाँ के कुछ लोग थे, मैंने कहा अरे क्या इस लोहे के गेट को खच्चर पर लाद के नहीं ला सकते थे? तो बोले कि खच्चर की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि खच्चर ऐसा होता है और आदमी ऐसा होता है, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी 14 किलोमीटर चढ़ाई में। इसलिए ये पुली है जिसकी पीठ में सीधे बांध के लाया गया है। इसकी पीठ का क्या होगा जो 14 किलोमीटर में चढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि वो बैठते ही नहीं है कहीं, लघु शंका खड़े खड़े करता है, चाय खड़े खड़े पी लेता है और धीरे धीरे 6-7 घंटे में ऊपर आ जाता है और उसको अच्छा पेमेंट हो जाता है। ऐसे 200-300 रुपया उन दोनों वेजेस बहुत कम थे। मेरा मन इतना खराब हुआ ये 2000 की बात है, सन 2000 कि मुझे लगा बस यही भगवान केदारनाथ है जिसका मैंने आज साक्षात दर्शन कर लिया। और बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए, ये केदार बाबा यही है। वो पूरी दुनिया का भार उठा रहे हैं जैसे कि ये भार उठाएंगे। और मुझे लगा जैसे बाबा केदार मुझे कह रहे हो कि नीचे जाओ इन लोगों के लिए जो थोड़ी सी कमाई के लिए जो चीज खच्चर नहीं उठा सकता उसको अपनी पीठ पर बांध करके ऊपर चढ़ रहे हैं 14 किलोमीटर 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए, उनके लिए नीचे वापस लौट जाओ। अब मुझे लगने लगा कि मैं वापस कैसे लौटूं, किस मुंह से लौटूं, कैसे कहूँ। और दूसरे दिन अचानक गड़बड़ गड़बड़ की आवाज आई, क्योंकि उन दिनों हेलीकॉप्टर बहुत अलाउड नहीं थे वहाँ। मैं 2000 की बात कर रही हूँ, 23 साल पहले की। कोई कौन आ रहा, कोई लालजी टंडन आ रहे। लालजी टंडन अटल जी के परम मित्र थे, बहुत मोटे थे, ऐसे ऐसे चलते आ रहे थे, लखनऊ के थे और वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। मैंने कहा उनको हम चच्चू बोलते थे। उनका चच्चू क्यों आए हो? तुमको लेने आया हूँ, बाप जी ने बुलाया है। बाप जी मतलब मैं अटल जी को बाप जी भी कहती थी, तुम्हारे बाप जी ने बुलाया है, चलो अब वापस मंत्री बनो, कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। तो मैंने कहा कि मैं नवरात्रि के बाद आऊंगी, तो तब तक तो विस्तार हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर उनकी इच्छा मुझे मंत्री बनाने की होगी तो मैं अकेले शपथ लूंगी। और आपको याद होगा कि मैं अकेले शपथ ली थी कब वहां से लौट करके, अकेले अटल ने मुझे शपथ दिलाई थी। उन्होंने कहा तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा बेटा मेरा। और उस समय पर उसके बीच में जो घटा वो मुझे बताना है। उसके बीच में जब मैं 2-3 महीने वहां रही तो कुछ लोग वहां गए। एक दिन मैंने देखा कि गोपाल भार्गव जी उन दिनों मोटे भी खूब थे, अब चले आ रहे हैं। अब बता रही हूँ 20 साल पहले की बात, 23 साल पहले की बात। तो ऐसे चले आ रहे हैं, तो पसीना और पानी, ये पानी भी बरसने लगा था वहां कस के, और पसीना भी था और पानी भी था, दोनों मिलकर एक हो गए बिल्कुल। और पंडित जी आए और बोले चलो
लौटो यहाँ से। मैंने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों लौटो? बोले मध्य प्रदेश में तुम्हारे अलावा कोई सरकार बना ही नहीं सकता, इसलिए तुमको वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए लौट आने के लिए आया हूँ। इस पूजा पाठ और भक्ति का लाभ तभी होगा जब मध्य प्रदेश के लोगों की पुकार सुनोगी। देखने नहीं वो सड़क, बिजली, पानी का क्या हाल हो गया, पूरा प्रदेश कितना पीछे छूट गया है। चलो वापस लौटो, तुम सरकार बनाओगे, मुझे पता है। मुझे पता है कि पंडित गोपाल भार्गव जी 14 किलोमीटर की कठिनाई से पैदल ऊपर चढ़े होंगे। ऊपर गए, मुझे मनाने के लिए गए। एक तो केदार बाबा ने मुझे वापस भेजा और दूसरे गोपाल जी मुझे वापस लेकर के आए। और जब मैंने यहाँ सरकार बनाई और जब मैंने इस्तीफा दिया तो बहुत दुखी थे वो नहीं चाहते थे कि मैं इस्तीफा दूं। वो कह रहे थे कि तिरंगा की शान बड़ी होती है, मैं मानता हूँ ना, लेकिन ये कोई हत्या अपराध का केस नहीं है, ये तो तिरंगा झंडा को फहराने को लेकर के बना हुआ केस है, इसमें जमानत ले लो। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं जमानत नहीं लूंगी, मैं जेल जाऊंगी, तिरंगे के लिए जेल जाऊंगी। वो बहुत दुखी थे। फिर जब फैसला बिहार से मैं जब लौट के आई, बिहार में सरकार बनवा दी नीतीश कुमार जी की, क्योंकि मैं बिहार की प्रभारी थी 2 साल के लिए। और जब मैं बिहार में सरकार बना के लौटी और यहाँ फैसला उलट गया, मुझे नहीं बनना था, लेकिन मुझसे बिना पूछे फैसला हो गया। इस पर मुझे आपत्ति थी, इस पर मुझे रंग था। तो पंडित जी एकमात्र व्यक्ति थे जो मुझे फोन पर मना कर रहे थे कि दिल्ली से भोपाल मत आना। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपका अपमान नहीं देख पाऊंगा, आप मत आइए। ऐसा बोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, आप ध्यान रखिएगा जो आपके हित की बात बोल रहे हैं। लेकिन बुलाने वाले लोग मेरे ऊपर इतना दबाव बनाए हुए थे कि नहीं आप वापस चलिए। और जो मुझे बुलाने का दबाव बना के रहे थे तो मुझसे अलग हो गए, उन्होंने मुझे बहुत नुकसान किया। और जो मुझे आने से रोक रहे थे वो अभी तक मेरे साथ खड़े हुए हैं, जैसे पंडित गोपाल भार्गव। जब मैंने अलग पार्टी मैंने नहीं बनाई थी, मुझे निकाल दिया गया पार्टी से, तो फिर मेरे पास मुझे तो राष्ट्र और सेवा के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना ही था। तो मैंने तय किया कि मैं विचारधारा नहीं बदलूंगी और एक अलग धारा अपनी बना लूंगी, और अलग धारा मैंने बना ली। उस समय पर मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही 3 लोग थे जो सरकार में थे मध्य प्रदेश की, और मेरे नाम से मैं अगर फोन करती भैया ये काम होना, भैया कहते थे अरे इस काम के लिए आपको थोड़ी फोन करना, आपको कोई स्टाफ का व्यक्ति भी फोन कर देगा तो मैं ये काम करूंगा क्योंकि आपने कहा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरे गोपाल भार्गव जी के साथ कितने गहरे और कितने मजबूत संबंध हैं, और मैं उनका कितना सम्मान करती हूँ। मैं उनसे फोन पे बात भी कम करती हूँ। पहले मैंने रात को कह दिया कि मैं नहीं आऊंगी भैया, जब देखो जब अवंती बाई जी के कार्यक्रम के लिए बुलाते हो, अभी तो देवरी होके आई हूँ, अब तो परशुराम जी के कार्यक्रम के लिए बुलाओ। मैंने कहा भगवान परशुराम के तो भैया कुछ शांत से हो गए। सुबह मुझे लगा कि अरे मैंने जिनको मना किया है ये तो वो है कि मुझे केदारनाथ से नीचे उतार कर लाने के लिए पैदल चढ़ रहे थे, हम हिमालय चढ़ रहे थे। तो मैंने तुम्हें फोन किया कि नहीं मैं आऊंगी, और इंद्रपाल को सूचना भिजवाई कि नहीं मैं आ रही हूँ। तो इसलिए आज रानी अवंती बाई की प्रतिमा के अनावरण में मेरा आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। भैया कहते रहते चुनाव नहीं लड़ना, मैंने कहा नहीं, अभी आपको एक चुनाव मेरे कहने पर लड़ना है, ये आने वाला चुनाव। इसलिए जैसे भैया के निमंत्रण पर मैं केदारनाथ से लौटी थी, अब की बार का चुनाव भैया मेरे निमंत्रण पर लड़ेंगे, यहाँ से आपने ध्यान रखिए। अब मैं इस बात पर आती हूँ कि क्या हमने रानी अवंती बाई के सपनों को पूरा किया है? क्या रानी अवंती बाई ने कितनी उम्र थी? 23 साल की। क्या रानी अवंती बाई जी ने जिसके लिए बलिदान दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने, डॉक्टर टोपे ने, हृदय शाह ने, रघुनाथ शाह ने, शंकर शाह ने, कितने नाम लेना, लाखों नाम है, और ये व्यक्तित्व था तो थोड़े सीमित नाम है। और ये सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह
अष्टावक्र का राजगुरु तब तक चलता ही रहा और अंत में हमें आजादी मिली। क्या हम उस आजादी को संभाल पाए? हम संभाल पाए, लेकिन क्या हम आजाद भारत को वैसा बना पाए? क्या आजाद भारत वैसा हो गया जैसा कि आजाद भारत को होना चाहिए था? क्या इस आजाद भारत में नागरिकों को वो सुविधाएं मिल गई जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए थी? गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद राम राज्य आएगा। गांधी जी कहते थे कि अगर अंग्रेज मुझे पूछेंगे कि आजाद भारत में गौ की हत्या होगी तो आजादी मिलेगी, तो मैं अंग्रेजों को कह दूंगा कि मुझे गुलामी मंजूर है, लेकिन आजाद भारत में गौ की हत्या मंजूर नहीं है। अब कई लोग तो गौ की हत्या करते हैं, लेकिन कई लोग अपनी गलती से ऐसी स्थितियां बना देते हैं कि गाय बहुत संकट में पड़ जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि गाय का जीवन बचाना है तो 3 उपाय अपनाइएगा ताकि रानी अवंतीबाई से लेकर गांधी जी तक की जो क्रांति है वो सार्थक हो। पहली चीज मैंने शिवराज जी को कही है कि आप गौचर खाली करवाइए, और अगर गौचर खाली नहीं हुए तो नए गौचरों का निर्माण करिए जंगलों में। मनरेगा की हेल्प से जंगलों में जंगल विभाग का सहयोग लेकर तालाब बनवाइए पीने के पानी के, जहाँ थोड़ा गड्ढे होते हैं वहां पर। और ये जो आप पैसा दे रहे हैं लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी और तरह तरह की योजनाओं में, इसमें से थोड़ा सा पैसा हर ग्राम पंचायतों को 2 या 3 गौ पालकों को दिए दीजिए, 5,000 रुपया महीना, एक गांव में 2 या 3। और वो जो गौ पालक होंगे वो गायों को सवेरे से ले जाएंगे और शाम को वापस लाएंगे, तो किसान को देखकर गाय घर में बांधनी नहीं पड़ेगी। और उधर गौचर खाली करवा दीजिए, और अगर खाली नहीं करवाए जा सकते हैं तो नए गौचरों का निर्माण कर दीजिए। बहुत बंजर भूमि, नजूरी भूमि जंगलों में पड़ी हुई है। और तीसरा है कि गाय का गोबर और गाय का मूत्र आज तरह तरह के व्यापार में काम आने लगा है। दवाइयों में काम आने लगा, तो आप खरीद लीजिए उसको सरकार की तरफ से और उसका उपयोग होने दीजिए, तो गाय बचेगी, नहीं तो गाय नहीं बचेगी। ये गौ माता की पूजा करने से, टीका करने से, आरती उतारने से गाय नहीं बचेगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है खेती। मैं नहीं कर रही, आप कर रहे हो पुराने जमाने की बातें। आजकल के इंजीनियर और आजकल के ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं पुराने जमाने की बातें। कहते थे ना अंगूठा छाप, बोलो आधार कार्ड में अंगूठा लगता है कि नहीं लगता है? बताओ, तो सब अंगूठा छाप हो गए कि नहीं हो गए? पहला कहानी है जब पैसा ले तो अपना अंगूठा लगवाओ तो नहीं लगवाओ उसको, भाई अंगूठा लगा लो कि नहीं लगा लो कलेक्टर के दफ्तर में। पुरानी बात कहाँ से हो गई? आज भी खेती का एक हिस्सा आप ट्रैक्टर से करो, खाद से करो, लेकिन अगर 10 एकड़ खेती है तो उसमें 3 एकड़ खेती आप गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बैल से आप खेती करो, 2 या 3 एकड़। उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड, जैविक खेती। और उस जैविक खेती का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि लोग बीमार हो गए हैं, खाद से उत्पन्न अन्न खा खा करके लोग बीमार हो गए हैं। आपको पता होना चाहिए उस अन्न में जीवन शक्ति नहीं है, क्योंकि वो धरती से प्राण शक्ति को खींच करके नहीं लाया है वो अन्न। इसलिए लोग अब तलाशने लगे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं ना, पहले लोगों को पैसा कमाया तो उन्हें गाल फूल ले, फिर उन्हें लगा कि फूले हुए गाल तो बीमारी के लक्षण है, फूला पेट की बीमारी का लक्षण है। तो अब वो तलाश कर रहे हैं जैविक अनाज की, तो आप जैविक अनाज का उत्पादन शुरू करो। और आप देखो हमारा मध्य प्रदेश अभी ऑर्गेनिक खेती में बहुत आगे जा रहा है, इसलिए गाय बचना बहुत जरूरी है। शराबबंदी, शराबखोरी, नशेबाजी, इसमें हमारे जवान डूब गए हैं। या तो शराब पीते हैं या नशा करते हैं। शराब तो पकड़ में आ जाती है, नशा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि पीढ़ियों में बढ़ता है और नशे का धंधा तो पनप भी नहीं सकता है बिना संरक्षण के। इसलिए अरब के कई देशों में नशे का जो लोग व्यापार करते हैं या बेचते हैं उनको फांसी की सजा होती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी उनके लिए फांसी का सजा का प्रावधान हो जो नशा बेच रहे हैं, लेकिन कम से कम कठोर दंड का प्रावधान हो और ईमानदार पुलिस के दरोगा उन थानों में रखे जाएं जो नशे के खिलाफ हैं
ताकि वो डंडे चलाएं, हड्डियां तोड़ें नशा बेचने वालों की और नशे के ऊपर कंट्रोल करें। जब तक अच्छे सख्त ईमानदार पुलिसकर्मी ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में अच्छे और ईमानदार और बहादुर लोग होते हैं, लेकिन कई बार वो टिक नहीं पाते हैं। ये तो शासन को अपना आत्मबल दिखाना पड़ेगा। इसलिए शिवराज जी ने कई बार कहा कि आप बहुत सेवक भाव में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा शासक भाव में भी रहा करिए। खास करके बेईमान भ्रष्ट और चोरों के लिए आप अपना शासक भाव दिखाइए, और वो भाव भाषण में न दिखाइए, एक्शन में दिखाइए उस भाव को आप। जैसे कि ईमानदार बहादुर किस्म के लोग रहेंगे पुलिस थानों में, ईमानदार और बहादुर किस्म के लोग रहेंगे एसपी की कुर्सी पर, ईमानदार और बहुत बुद्धिमान किस्म के लोग रहेंगे कलेक्टर की कुर्सी पर, तो मध्य प्रदेश तो हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य अपने आप हो जाएगा, अपने आप। यहाँ की खेती बहुत अच्छी है, यहाँ की धरती बहुत अच्छी है, मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी है। यहाँ की मिट्टी में तरह तरह की पैदावार हो सकती है, विभिन्न प्रकार की पैदावार हो सकती है। एशिया महाद्वीप की सबसे अच्छी जमीन मध्य प्रदेश के कई जिलों की है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को बहुत ध्यान रख करके चलना पड़ेगा, तो हो पाएगा। तब अवंतीबाई से लेकर गांधी जी तक के जो सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। सरकार के सामने हाथ फैलाए हुए लोग गांधी जी का सपना नहीं है, बल्कि लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए सरकार गांधी जी का सपना है। इसको लोग कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये राजा और प्रजा के संबंध में नहीं है कि राजा महल में ऊपर खड़ा है और बोलो क्या चाहिए, वो जनता के लिए जय हो सम्राट की और हमको ये प्रदान करिए। नहीं 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 नहीं, प्रजा सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो, उसको सच बोलने का अधिकार हो, उसको राजा की गलती निकाल देने का अधिकार हो, वो निर्भय होकर के विचरण करती हो, वो निर्भय होकर के अपनी बात कह सकें, दुष्ट थर-थर कांपते हों, वो सज्जन प्रसन्नता से उल्लास से गंगा में स्नान करते हों, भगवान का नाम जपते हों, जवान लड़कियां सोने से पड़ी हुई अकेली घने जंगलों में विचरण करती हों। यही प्रजातंत्र की शान है और यही लोकतंत्र की शान है, और यही आजादी की सबसे बड़ा आभूषण है। हमारी आजादी का यही सबसे बड़ा आभूषण है। इसलिए मुझे कभी अफसोस नहीं होता। आपको लगता होगा कि पंडित जी कितना कष्ट उठा के केदारनाथ जी गए, अटल जी ने लालजी टंडन को भेजा और मैंने वो कुली देखा, फिर भी मैं लौट आई। तो मैंने क्यों छोड़ दी मुख्यमंत्री की कुर्सी, क्योंकि उसके 3 साल बाद वो मुख्यमंत्री बनी हुई। तिरंगे की शान की बात थी, तिरंगा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मुझे कभी छोड़ने का अफसोस भी नहीं रहता। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो कुर्सी तो क्या, मैं तो अपना सिर भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगी तिरंगे की शान के लिए, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं रहता। लेकिन मेरी इच्छा ये जरूर है कि लोगों के अंदर बेचैनी नहीं होनी चाहिए, लोगों के अंदर असुरक्षा का बोझ नहीं होना चाहिए, लोगों के अंदर भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, नौजवानों के चेहरे पर विश्वास होना चाहिए कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, उनके चेहरे पर लाली होनी चाहिए, किसान के खेत में खुशहाली होनी चाहिए और हर भूखे के सामने भोजन से भरी हुई थाली होनी चाहिए। तो हमें लगेगा ना कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और इसलिए अगर ये सब कुछ ठीक ठाक चलाना है तो इसमें सबको अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने जब अपना पहला भाषण दिया तो मैं बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि मैं उनकी मंत्री थी, कि वो क्या बोलते हैं। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा जैसे गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बनाया तो आंदोलन में उन्हें सफलता मिली, इसी तरह से विकास जब जन आंदोलन मिलेगा तो विकास में सफलता मिलेगी। और विकास जन आंदोलन बनाने का मतलब है जब हर नौजवान को ये लगेगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं 100 और लोगों को भी रोजगार देने की सामर्थ्य रखूंगा। ये हर नौजवान के अंदर होना चाहिए। मैं आरक्षण का पूरा समर्थन कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक देश में एक भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित रहेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि समाज सामर्थ्यवान तभी माना जाएगा जब लोग ही इनकार कर दें कि हम समर्थ और सामर्थ्यवान हो गए हैं, लोग ही कह दें। इसके लिए हमें खेती, नदियां, अपने पशु, जिसको मैं पंचज कहती हूँ, और अपनी बुद्धि, भारत में जैसा बुद्धिमान देखो अब हम सूरज की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो सूर्ययान है वो सूरज की ओर बढ़ रहा है, हम अंतरिक्ष की सैर करने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम कहाँ चले गए हैं,
हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये मध्य प्रदेश में मेरे जाने के बाद में भी मुझे लगता था, हे भगवान, ये मध्य प्रदेश लोगों के लिए आराम का साधन ना बन जाए, लेकिन शिवराज जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत मेहनत की, रात दिन मेहनत की, और जैसे गन्ने की फसल को बार बार उसमें टीका उड़ाता है, वो बार बार उस लगाई हुई फसल में टीका उड़ाते रहे अपने पसीने को बहा करके, और बार बार यहाँ पर सरकार बनती रही। और जिन लोगों ने सरकार को आराम का, भ्रष्टाचार का साधन समझा, वो कहीं के नहीं रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा, और आप कहीं के उनको रहने भी नहीं देंगे, ये भी मुझे पता है। ये तपस्या का साधन ही रहेगी, और इसको तपस्या का साधन ही रखना पड़ेगा। मैं भी जब राजनीति में आई थी तो मैं यही विचार करके आई थी, तो मेरे बारे में कोई इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दे। हर एक आदमी को शीशे में अपनी शक्ल दिखाई देती है कि उसकी नाक कैसी है, उसका मुंह कैसा है, लोग कुछ भी कहते हैं। मैं जब भी अपने सामने शीशा लगाती हूँ और मैं अपने आप को देखती हूँ, अपनी अकल का शीशा जब लगाती हूँ, नाच का नहीं, कि मैं क्या हूँ, तो मुझे लगता है मैं एक बहुत सामान्य किसान के परिवार में पैदा हुई एक बहादुर दादा की पोती हूँ, एक बहादुर पिता की संतान हूँ, एक बहादुर माता की संतान हूँ, लेकिन खुद बुद्धिमान नहीं हूँ, अबोध किस्म की हूँ, शक्तिशाली हूँ, और जिसको रॉ इंटेलेक्ट कहते हैं वो मेरे पास में है। रॉ इंटेलेक्ट वो मेरे पास में है, लेकिन मुझे हमेशा मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। दूसरा मेरे सिर पर हाथ फेर के कहे कि तुम ठीक हो, तभी मुझे लगेगा कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं गलत हूँ कि सही, मैं उसमें उलझ जाती हूँ। इसलिए गोपाल भार्गव जी जैसे लोगों की जब तक जीऊंगी मुझे तब तक जरूरत तो ही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बता सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। 6 साल की थी तो प्रवचन करने लगी, तो मुझे जिंदगी का कुछ पता नहीं लगा। मैंने जैसे मान लो जिंदगी पूरी खिड़की से देखी, और पूरी जैसे अपनी खिड़की से आसमान देखते हैं, ऐसे मैंने पूरी जिंदगी एक खिड़की से देखी। 8 साल की जब मेरे पास कार थी, राजमाता सिंधिया जी ने मेरे को कार दी हुई थी, ड्राइवर और प्राइवेट सेक्रेटरी दिया हुआ था। फिर 14वें साल में मुझे 14वें जन्मदिन पर फिर एक नई गाड़ी मिली, और 16 साल की उम्र में इंग्लैंड चली गई। वहां मैंने लगभग 60 देशों का भ्रमण किया 1980 तक। फिर 80 में माँ के पास रहने के लिए वापस लौटी। तब मुझे लगा कि मेरी जरूरत कथा करने की जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत उन लोगों की व्यथा सुनने की जरूरत है, क्योंकि गांव में बहुत अंतर था अमीर और गरीब के बीच में। तो मुझे लगा कि मुझे तो हनुमान जी महाराज का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। मैं हनुमान जी महाराज की शिष्य हूँ, हनुमान जी महाराज की छोटी बहन हूँ, हनुमान जी महाराज की पुत्री हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज शिव जी के अवतार हैं, और इसलिए मैं हनुमान जी महाराज को ही अपना आदर्श मानती हूँ। और उन्होंने सोने की लंका जगा दी, लेकिन लंका का लोभ नहीं रखा। राम राज्याभिषेक में बैठे और वो राम की रक्षा करने के लिए बैठे। हनुमान जी महाराज से उनके स्मरण मात्र से मुझे अपार शक्ति की प्राप्ति होती है। मेरे गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, उनको हमेशा बोलती हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और मेरे पिता महादेव के एकादश रुद्र के वो अवतार हैं, इसलिए वो पिता जैसे बड़े भाई हैं, ऐसा मैं काम करके चलती हूँ, और वही मेरे आदर्श हैं। इसी प्रकार से शिवाजी महाराज वह भी एक ऐसे लक्ष्यनिष्ठ योद्धा थे कि वो स्वयं के अहंकार को सामने रख करके नहीं चलते थे, बल्कि लक्ष्य की सिद्धि की जरूरत पड़ी तो औरंगजेब के दरबार में हाथ बांध करके पहुंच गए, और बाद में जेल से निकल गए और तबाह कर दिया आपको मुगल साम्राज्य का पूरे मराठा राज्य में। तो इसलिए ये सारी बातों को समझ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सत्ता केंद्र व्यवस्था चलने लगी है, जिसके कारण लोगों को लगता है, नौजवानों को भी लगता है और सबको लगता है थोड़ा इस सबसे दूर हो जाओ और मेहनत की राजनीति में आ जाओ। मैंने एक व्यक्ति ऐसा देखा, उदाहरण इसका, जब गोपाल भैया ने घोषणा करी कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, अगर मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मैं घर रहूंगा और लोग मुझे वोट देंगे, और अगर नहीं देंगे तो मुझे दुख नहीं होगा। मुझे लगता है ये दुनिया की राजनीति का अनोखा उदाहरण था कि पंडित गोपाल भार्गव जी वोट मांगने नहीं थे। पहले 5 साल मेहनत करते हैं, इसके एक चुनाव ऐसा था, कौन सा चुनाव था भैया वो? पिछला वाला, 13 वाला, और मैं आई और मैंने कहा वोट मांग तो नहीं मिलोगे, लेकिन मैं आपके लिए वोट मांगूंगी। जनप्रतिनिधि को ऐसे ही होना कि लोग उसको कहें कि चुनाव का समय है, 5 साल आपने अपनी परीक्षा में आप खड़े उतरे
अब चुनाव के समय पर हम अपनी परीक्षा में खड़े उतरेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। यही लोकतंत्र की शान होती है। और इसलिए आज भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि मोदी जी के जैसे प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कभी सोचा नहीं था, हमको लगता था पहले हमारी सरकारों की अकाल मौत हो जाती थी, सरकार बनी और 2.5 साल में लड़ गई, तो लोग मानते थे कि हमारी सरकार होती 2.5 साल के लिए है। तो भाजपा के लोगों को तो आदत ही हो गई थी कि मूली खाओ, चना बांधो और वोट मांगने के लिए निकल पड़ो। अब उनकी समझ में आया है कि अब जैसा कांग्रेस का समय रहा था, ऐसा कम से कम 30-40 साल तक लगातार हमारा शासन करने का समय रहेगा। लेकिन ये शासन करने का समय किसके लिए है, क्यों है? ये इसके लिए है कि हम देश को उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति याद दिलाएं, हम अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति याद रखें और हम देश को इतना ताकतवर बनाएं, देश की महिलाओं को इतना ताकतवर बनाएं, देश के नौजवानों को इतना ताकतवर बनाएं कि वो पूरी दुनिया को अपने हथेली के ऊपर उठा ले। इतना ताकतवर हम उनको बनाएं। और इतना ताकतवर अगर हम उनको बनाना है तो जो अवसर हाथ में आए, मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, अब मैं आऊंगी रानी अवंतीबाई के वंशजों पर। रानी अवंतीबाई के वंशज जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगी, आपको स्वयं निर्भरता पे आना पड़ेगा, अपना शिकार खुद करना पड़ेगा। मेरे बड़े भाई ने मेरी गाड़ी में पीछे लिखवाया था, स्वयं मृगेंद्रता, अपना शिकार खुद करो। मुझे गाड़ियों का शौक था, तो मेरे जन्मदिन पर मुझे नई गाड़ी दे दी तो बहुत खुश होती थी। तो मेरे 27वें जन्मदिन पर 1988 में मुझे नई मारुति रॉयल ब्लू कलर की मेरे भाई ने भेंट की। उसमें 90,000 में आई थी, गाड़ी की सस्ती होती थी और मैं गाड़ी को चलाती थी। आपकी जानकारी में डाल दूं, मैं हवाई जहाज चलाना भी जानती हूँ, मैं गाड़ी चलाना भी जानती हूँ। पता नहीं क्यों मैं साइकिल चलाना नहीं सीख पाई। साइकिल मैं सच्ची बताई, वो नहीं आ पाई मेरे को, मैं मोटरसाइकिल में साइकिल तो वो थोड़ा टफ होती है, लेकिन कार चलाना बहुत आसान होता है। तो मेरे जन्मदिन पर उन्होंने गाड़ी भेंट करी और उसमें पीछे उन्होंने लिखा, तब मैं सांसद नहीं बनी थी। मेरे घर में जो वैभव है ना, वो राजनीति से नहीं आया है, मेरे जीवन में जो वैभव आया है वो मेरे प्रवचन करने से आया है पहले। और तब हम मेरे जो भक्त लोग थे वो मेरे जन्मदिन पर ही मुझे दक्षिणा देते थे बस, क्योंकि मैंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई एनजीओ नहीं बनाया, कोई ट्रस्ट नहीं बनाया, कोई शिष्य नहीं बनाया। मैं ही सबकी शिष्य बनी, मैं किसी का शिष्य नहीं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। तो मेरे जन्मदिन पर ही वो इतनी भेंट देते थे, इतनी ज्यादा, पूरे दुनिया के 80 देशों के लोग और खुद भारत में भी, कि मेरा बंगला बना, मेरे पास गाड़ियां थी और राजमाता सिंधिया जी हर जन्मदिन पर मुझे नई गाड़ी भेंट करती। एक बार मेरे भाई ने ही मुझे नई गाड़ी भेंट की, स्वामी प्रसाद मोदी जी ने, और उसके पीछे लिखवाया स्वयं मृगेंद्रता। मैंने कहा ताऊ इसका मतलब बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका मतलब है कि जो गिरड़ होते हैं वो झाड़ियों में बैठे रहते हैं जब शेर अपना शिकार करता है, और वो इंतजार करते हैं कि जब शेर राजा का पेट भर जाएगा तो हम इसी तरह अधिकार को हासिल करना सीखो, अपनी शक्ति दिखाना सीखो, अपनी सामर्थ्य दिखाना सीखो और सही जगह पर अपनी सामर्थ्य दिखाना सीखो। वो जगह सही होना चाहिए जहाँ पर आपको अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति दिखाना है। और दूसरे दर्जे की किसी चीज पर समझौता ही नहीं करो, जो होगा वो पहली लाइन का ही होगा, दूसरे दर्जे का कुछ हो ही नहीं सकता है। इन स्थितियों पे आप अपने आप को ले आओ। आज मोदी जी को देखो, मोदी जी हमारे आपके जैसे ही परिवेश में से तो निकले और हमको भारत के प्रधानमंत्री बन गए। आपको पता है उनको 7 साल के लिए गुजरात से बाहर कर दिया गया, तो गुजरात आ नहीं सके 7 साल, जबकि उन्हीं ने केशुभाई पटेल की सरकार बनाई थी। आपको मोदी जी की बहुत सारी दुखद गाथाएं नहीं पता थी, उन्हीं ने सरकार बनाई केशुभाई पटेल की। फिर हालात ऐसे बने कि उनको ही गुजरात से बाहर होना पड़ा। वो बाहर गए, जिम्मेदारियां ली और हिमालय में बने रहे और अंत में लौट करके आए और 65 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने हैं। 64 साल की उम्र में पहली बार संसद का चुनाव लड़े, इसके पहले मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते रहे और अंत में वो एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री बने कि पूरी दुनिया कहती है कि हमें मोदी जी के जैसा होना। अफ्रीका के कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनके चरण छू रहे थे, उन्हें हिंदी, वो अपना हिंदी में भाषण कर रहे थे, वो संस्कृत के वाक्य बोल रहे थे। इसके पहले संस्कृत बोलना
गवानों की बात थी, अंग्रेजी बोलना शान की बात थी। अगर कोई ने तनक, मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, मैं अंग्रेजी में भाषण भी करती हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी बोलती नहीं हूँ ज़्यादा। तो कई लोगों ने समझा कि इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी। एक दिन मैं किसी से अंग्रेजी में बोल रही थी और कांग्रेस के एक नेता है तो वहाँ से निकले, उनका नाम नहीं लूँगी पार्लियामेंट में, बोली अरे आपको अंग्रेजी भी आती है? उनका तुमको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती होगी? तो कहने लगे मुझे लगा आप गाँव के हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती होगी। तो मैंने कहा क्या इससे हम बीमार हो जाते हैं? फ्रांस के लोग गाँव में रहते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। जर्मनी के लोग गाँव में रहते हैं लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। स्पेन और स्विट्जरलैंड के लोग गाँव में रहते हैं लेकिन उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। मैंने कहा अंग्रेजी जानना ज्ञान का विषय कहाँ से हो गया? और इंग्लैंड के महामूर्खों को भी अंग्रेजी आती है, पागल खाने के पागलों को भी अंग्रेजी आती है, क्योंकि उन्हें दूसरी कोई भाषा आती ही नहीं है। इसलिए ये जो हमारे अंदर हीन भावना थी ना, अरे अंग्रेजी बोल गई, बहुत बड़े होगा, बहुत स्मार्ट होगा वो आदमी, अंग्रेजी बोलने लोगों है, इससे निकलो आप। मोदी ने इस हीन भावना से आपको बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया है, इससे बाहर निकलो। और आप देखो आज वैदिक भाषा में ही सबसे अच्छी हाई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो सकती है, वो स्थिति बन गई है। भारत को हम यहाँ तक ले आए और अभी भारत को विश्व गुरु बनना है, आर्थिक तौर पर भी विश्व गुरु बनना है और सैन्य महाशक्ति के तौर पर भी भारत को विश्व गुरु बनना है। जो फंडामेंटलिज्म पर चलते हैं, आज पाकिस्तान का हाल देखो क्या हुआ, हमें वैसा हाल अपना नहीं बनने देना है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ बातें थोड़ी आम कहूँगी। कई बार पत्रकारों ने मुझसे घर आकर के कहा कि आप ये सनातन और क्या बोलते हैं सनातन कैंसर है, गाली देना, इस पर कुछ बोलिए। मैंने कहा भैया जो लोग गाली दे रहे हैं, दक्षिण भारत के जो नेता, एक खास पार्टी के दक्षिण भारत के नेता, वो लोग शुरू से हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। वो लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी चोटी काटते रहे, उनका तिलक छीन पूछते रहे और उनका जमीन काटते रहे। यही उनकी राजनीति का आधार रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी में उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की। हम उनके जाल में क्यों फंसे? सनातन धर्म है और जब तक गंगा की धारा रहेगी, जब तक धरती पर सूरज और चांद की रोशनी और शीतलता रहेगी, जब तक एक भी महिला की मांग में सिंदूर रहेगा, जब तक एक भी कंठ पर जनेऊ रहेगा, जब तक एक भी माथे पर तिलक रहेगा, जब तक वेद का एक भी मंत्र रहेगा, जब तक गीता का एक भी श्लोक रहेगा, जब तक रामायण की एक भी चपाई रहेगी और जब तक हिमालय पर एक पाव भी बर्फ जमी रहेगी, तब तक भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसको बचाने का काम नेताओं ने नहीं किया है। इसको बचाने का काम 3 सजावे देश को संत सती अरसूल और 3 लजावे देश को कायर उल्टा क्रूर। ये 3 है जिनने देश को सजाया है, संत सती और सूर, और वो 3 है जिनने देश को लजाया है, कायर उल्टा क्रूर। और इसलिए ये देश तो लोगों ने चलाया है, नेता इस भ्रम में ना रहे, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि हमने इस देश को चलाया है। नहीं, इस देश की सनातन संस्कृति को चलाने का काम लोगों ने किया है। इलाहाबाद के कुंभ में जब मैं गंगा की मंत्री बनी, इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगी, जब मैं गंगा की मंत्री बनी तो उस समय पर गंगा के 20,000 करोड़ के मैंने टेंडर किए। तो टेंडर में कई लोग ऐसे आए कि जो काम 100 करोड़ में हो सकता था उनने 500 करोड़ कोट किए। तो मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको कहा कि जो काम 100 करोड़ में हो सकता था तुम 500 करोड़ क्यों कोट कर रहे थे? उनकी कंपनियों के मालिक को बुलाया, मैं आपको नाम नहीं लूंगी, मैंने एक इतने बड़े व्यक्ति को बुलाया जो आज नंबर 3 पर है लगभग पूरे देश में। और मैंने कहा तुमको शर्म नहीं आती कि जो काम 100 करोड़ में हो सकता है उसका तुमने 500 करोड़ कोट कर दिया तुम्हारे टेंडर में? तो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हारी मशीनें का हीरा मत होती है। तो उसने मेरे को कहा हमें गंगा माता की सेवा करनी है। मैंने कहा गंगा माता की सेवा ऐसे करनी है, गंगा का ही खून पी के गंगा की सेवा करनी है, गंगा में से ही पैसे खा के गंगा की सेवा करनी है। मैंने कहा इसको रिजेक्ट करो। मैंने अधिकारियों को कहा कि फिर से रीटेंडरिंग करो। शॉर्ट नोटिस की रीटेंडरिंग का मैंने अधिकार मांगा कैबिनेट से, रीटेंडरिंग करो। तो लोगों ने कहा नहीं गंगा का जल्दी करेंगे लेकिन क्वालिटी का काम करेंगे और गंगा के नाम पर लोगों को पैसे नहीं बनाने देंगे। और तब मुझे याद आया कि गंगा को किसने बचाया है?
ये 1-1 करोड़ की जगह पे 500-500 करोड़ के टेंडर में रिपोर्ट करने वाले लोगों ने गंगा को नहीं बचाया है। गंगा को किसने बचाया है? जब गंगा के किनारे कुंभ होता है प्रयाग में और हरिद्वार में, तो हरिद्वार का गर्मी में होता है, प्रयाग का सर्दी में होता है, और पूरे देश के लोगों को पता लग जाता है कौन सी तारीख को कौन सा स्नान होगा। लोकमान्य तिलक से किसी ने पूछा, एक अंग्रेज ने, तो करोड़ों लोग गंगा नहाने के लिए आते हैं, तो इतने लोग कैसे लाए जाते हैं, कितना खर्चा होता है? बोले 4 आने खर्च होते हैं। तो कैसे 4 आने खर्च होते हैं? तो बोले क्योंकि उन लोगों को पंचांग 4 आने का आता था। तो बोले 4 आने का पंचांग गांव के पंडित ने खरीदा और उसने पूरे गांव को बांट के सुना दिया कि इस तारीख को कुंभ लगेगा और इतने इतने स्नान होंगे, और गांव के लोग जो साधन मिलता है उसको पकड़ के चल देते हैं। ठंड में ठिठुर रहे, रेल में लगने जा रहे, फिर 5-5, 7-7 किलोमीटर पैदल चल रहे, पर 8वीं 7वीं गांठ में माने, ऐसे ऐसे कपड़ा सत्ता माने हैं, रोटी माने हैं, आम की फांक माने हैं, और ठंड में ठिठुर रहे, 8वीं 7वीं बंदी है, और फिर नहा रहे, डुबकी लगा रहे, और डुबकी लगा के बाहर निकल रहे और सोच रहे कि मर गए तो मुक्ति मिल जाएगी, और जिंदा रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो, गंगा को इनने बचाया है कि उनने बचाया है जो 1 करोड़ की जगह को 100 करोड़ मांग रहे थे? मैंने इनको कहा कि ऐसे लोगों को उठा करके जनशक्ति लोगों की बिल्डिंग से बैठो, और वो जो गरीब लोग जो गंगा में स्नान कर करके गंगा को बचाए हुए हैं, उनके नाम कैसे आसान हो, उनका स्नान कैसे आसान हो, इसकी व्यवस्था करो। ये प्रजा है, ये लोग हैं, ये जनता जनार्दन है, ये महिलाएं हैं, तो आप लोग हो, आप भगवान हो। आपने गंगा को बचाया, आपने नर्मदा को बचाया, आपने संस्कृति को, संस्कारों को बचाया है, इनको कभी मत छोड़ना। तो आप अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की साधना करके चलो, तो अवंतीबाई के सपने पूरे होंगे। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं बीच में बहुत अफसोस हुई थी, तो मैं अपने बारे में बता दूँ। 19 का चुनाव लड़ने से तो मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बहुत साल हो गए थे काम करते करते, तो मैंने कहा 5 साल का ब्रेक दे दो। मेरे को लगा कि लोग इसके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों को लगा मैंने राजनीति छोड़ी। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी तब तक राजनीति करूंगी, मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। खाली ये 5 साल है जिसमें मैंने ब्रेक लिया। मुझे राजनीति बहुत अच्छी लगती है, राजनीति उनने बुरी की है तो राजनीति को मेरी सुख सुविधाओं का साधन मानते हैं। मैं राजनीति में नहीं होती तो फिर रेलवे आ पाता नहीं, मैं राजनीति में नहीं होती तो ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन आ पाती नहीं, अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर भोपाल में आ पाता नहीं, अगर मैं राजनीति में नहीं होती तो ऐसे बहुत सारे काम नहीं हो पाते। इसलिए मेरा तो जीवन धन्य हो गया क्योंकि मैंने राजनीति को ही भगवत प्राप्ति का साधन समझा। इसलिए राजनीति कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके जीवन की एक भी जरूरत बाकी रहेगी, उसको पूरा करने के लिए मैं जीवित रहूंगी। मैं आप सबके सामने आप सबकी रक्षा करने के लिए जीवित रहूंगी। आप सब मेरे सम्मान की रक्षा करने का, स्वाभिमान की रक्षा करने का ध्यान रखिएगा। हम सबका आपस में परस्पर संबंध रहेगा, अन्योन्याश्रित संबंध। आपसे मुझे शक्ति मिलती है और उस मिली हुई शक्ति से मैं कोशिश करती हूँ कि आपके ऊपर कोई संकट ना आ पाए, और इसलिए हम सब मिलकर के चलें। चुनाव का समय है, बहुत कठिन समय है, बहुत समझ के चलना है, और कई लोगों के लिए तो यही है, फिर आगे कुछ नहीं है। इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ करके चलना है। भैया का मन इन्न मिन्न होता था, मैंने एक दिन फोन ठोका, मैंने कहा भैया मेरी आज्ञा है कि आप ये चुनाव लड़ोगे, आप ना नहीं करोगे चुनाव को लड़ने के लिए। अब भले ही मेरे को उनको आज्ञा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा उनको कहा, और मुझे लगता है कि वो मेरी बात को स्वीकार करेंगे। आप लोग भी मेरी इस बात को बिल्कुल पकड़ लीजिएगा कि मेरा और भैया का साथ अटूट है। भैया के रहने से, राजनीति में रहने से मुझे बहुत बड़ा बल मिलता है, और आप लोग भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। आपके चेहरे पर खुशी रहे, आप प्रसन्न रहें, आप सभी लोगों के घर में खुशहाली बनी रहे, बादल बरस रहे, ये बहुत अच्छा रहा। हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, ये मैं अपने रामगिरी की माई से प्रार्थना करूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत थोड़ा बीमार हो गई थी, अभी ठीक हूँ। बीमार इसलिए हो गई थी क्योंकि 2 बार कोरोना हो गया था, तो शुगर हो गई। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, तो एक तो मुझे शुगर होने का सदमा लगा, तो हाय मुझे भी शुगर हो गई।
जलेबी खानी छूट गई। हाँ, जलेबी मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा शर्मा लगा मुझे, लेकिन छोड़ दी मैंने। लेकिन जलेबी और समोसे का ही नाश्ता मेरा सबसे अच्छा होता है। दूध जलेबी कस में कटोरा भर और अच्छे खींच कर समोसा खाए तो, और जो दिन भर काम किया तो जब वो सब छूट गया, थोड़ा सदमा सा लगा, सिर पे आया थोड़ा सा, और अब दवाइयाँ खाती हूँ कस के, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि टेम्परेरी फेज का खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की बीमारियाँ टेम्परेरी फेज है। दवाइयाँ नियम से खाती हूँ, कायदे से खाती हूँ, और साथ ही साथ में व्यायाम करती हूँ, कस के चलती हूँ, सब हो रहा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आप उससे बहुत आनंद स्नेह रखते हो तो आप अपने गांव की बढ़िया में पत्ते में मेरे लिए घी का दिया जलाए रहना, 1 साल तक जलाना है। मेरी जिंदगी के अंधेरे में दूर रहेंगे और अंधेरे में डराने वाली सारी प्रेतात्माएं उससे दूर रहेंगी। वो वाली प्रेतात्माएं नहीं, भूतों वाली नहीं, जो जिंदा भूत होते हैं मुझे घेरते हैं। हाँ, अब वो जिंदा भूतों का पिंडदान करना है, तर्पण करना है। अपनी बारी याद रखिए, आप लोगों से मैं बोलती हूँ, और गोपाल भार्गव से अच्छा पंडित नहीं मिलेगा तर्पण करवाने के लिए। ये भी मैं आपको बोल करके जा रही हूँ। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.